Hello students, you are welcome to my channel, Study Meet with Jay. प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व के ऑनलाइन क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे क्यूबिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स की। 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला परमाणु त्रिज्या तथा कोर लंबाई, दूसरा इकाई क्यूबिक सेल कहिए चाहे प्रति क्यूबिक सेल में कितने परमाणु होंगे औसत, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात कितने क्यूबिक क्रिस्टल में कितने प्रत्येक घटक कण कितने अन्य घटक कणों की संख्या से घिरे होते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। और चौथा बिंदु था क्यूबिक क्रिस्टल का घनत्व, पांचवा था डायमेंशन। एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहला हम लेते हैं परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई। परमाणु त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाते हैं, कोर लंबाई को a से दिखाते हैं। आपको पता ही है जो घन के आकार की क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर a से, स्मॉल a से दिखाते हैं। अब आप देखें, इसमें आपको पता ही है कि यूनिट सेल घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं, किंतु 3 ही प्रैक्टिस में यानी कि व्यवहार में 3 ही कंसीडर करते हैं। हम परमाणु त्रिज्या तथा कोर लंबाई निकालेंगे तथा उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कोनों पर, 8 कोनों पर घटक कण होते हैं। और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे घटक कण सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण केवल कोनों पर हैं, यह मान लेंगे कि घटक कण एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसको मान चलना होगा, क्योंकि गणित हो चाहे भौतिक हो और चाहे किसी विषय में गणना करना होता है, सूत्र का प्रतिपादन करना होता है, तो हमको कुछ न कुछ सपोजिशन करना होता है, यानी कि मानना पड़ता है। आप देखें, हम लोग इतना बड़ा यूनिट सेल बनाए ज़रूर हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी होती नहीं है। और वास्तव में चाहे परमाणु की बात करें, घटक कण की बात करें और चाहे ये कोर लंबाई की बात करें, सब बहुत छोटे होते हैं। ये समझने के लिए, ताकि स्पष्ट रूप से समझ सकें हम लोग, इसलिए इसको बड़ा करके बनाए हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कोनों पर घटक कण होते हैं। तो इसको हम अलग से बना देते हैं, एक फलक लेकर के, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा। किसी फलक में 4 कोने होंगे, तो वहाँ पर हम देखिए परमाणुओं को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए हैं और स्पष्ट होता कि, अर्थात किसी फलक में चाहे जिधर से लेंगे 4 कोनों पर 4 घटक कण होंगे। यहाँ पहली बात परिभाषा जाने कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। कि किसी एक परमाणु को पकड़ करके उसका, मान लीजिए गोलाकार है, उसका व्यास निकाल के उसका आधा त्रिज्या करें, ऐसा संभव नहीं होता है। और वास्तव में करते क्या हैं, किन्हीं दो परमाणुओं जो कि निकटतम होंगे, उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम व्यास मान लेते हैं और उसका आधा करेंगे तो वही त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र हम करेंगे कि किसी यूनिट सेल में जो निकटतम कण होंगे उनके बीच की दूरी क्या होगी। माना स्मॉल d, 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी, कण यानी परमाणु ही मान लीजिए, उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम निकटतम कणों के बीच की दूरी कहेंगे। यहाँ दिखाया गया है। r क्या होगा, परमाणु त्रिज्या, 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी है, उसी का आधा हो जाएगा।
अर्थात r बराबर d/2। ए स्पष्ट है, ये कोर की लंबाई है। क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कोरें 3 कोरें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कोरें a स्मॉल a के बराबर होती हैं। अब देखें बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है यहाँ पर। इस केंद्र से इस केंद्र तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक केंद्रों के बीच की दूरी, दो निकटतम कणों के बीच की दूरी दोनों बराबर है, यही कोर के बराबर है, अर्थात d बराबर a। और इसमें स्पष्ट है, लेकिन ध्यान दीजिए दो त्रिज्या, इसमें दो त्रिज्याएं शामिल हैं, एक त्रिज्या a एक त्रिज्या a, अर्थात a बराबर d बराबर 2r, अर्थात 2r बराबर d। दो कणों के निकटतम कणों के बीच की दूरी यानी केंद्रों के बीच की दूरी, जिसको हम d से स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, और उसको हम बराबर कितना लेंगे 2r। 2r क्यों, देखिए एक परमाणु दूसरा परमाणु, अब यहाँ पर एक त्रिज्या हो गई दूसरी त्रिज्या हो गई, और 2r बराबर स्मॉल d। और आप पहले से ही जानते हैं स्मॉल d बराबर a माने कोर की लंबाई। ये बहुत सिंपल सा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखें a बराबर d, अर्थात कोर की लंबाई बराबर निकटतम कणों के बीच की दूरी, और बराबर 2r परमाणु त्रिज्या का दुगना। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कोर की लंबाई बटे 2 a/2 और d/2। इसमें प्रश्न आएंगे जब कभी, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। r बराबर a/2 तब यूज करेंगे जबकि परमाणु त्रिज्या दी रहेगी r और a का मान निकालना होगा, घन के कोर की लंबाई निकालना होगा, अथवा अगर कोर की लंबाई दी गई होगी परमाणु त्रिज्या निकालना होगा तो r बराबर a/2 यूज करेंगे। इसी प्रकार r बराबर d/2 यूज करेंगे जबकि निकटतम कणों के बीच की दूरी दी रहेगी और परमाणु त्रिज्या निकालना होगा, अथवा परमाणु त्रिज्या दी रहेगी और निकटतम कणों के बीच की दूरी निकालना होगा। और एक और सूत्र बनेगा a/2 बराबर d/2, दैट मीन्स a बराबर d, अर्थात यहाँ पर जो कोर की लंबाई होगी वही यहाँ पर निकटतम कणों के बीच की दूरी होगी। इस तरह से r बराबर a/2, r क्या है परमाणु त्रिज्या है, a क्या है कोर की लंबाई है। तो इस पे प्रश्न आंकिक भी आते हैं, और साथ साथ में इसमें बहुविकल्पी पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निम्नलिखित में से r और a का संबंध कौन सा है, अथवा d और r का संबंध कौन सा है, 4 विकल्प होते हैं, अथवा d और a का संबंध कौन सा है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, यदि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो उसमें हमको r और a में संबंध स्थापित करना होगा। इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, आप देखें आपको पता ही है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के कोनों पर तो घटक कण होते ही हैं और बॉडी के केंद्र में भी होते हैं। अब यहाँ हमको मान लेना होगा कि जो केंद्र में है घटक कण और कोनों पर घटक कण हैं, तो यहाँ हम डी कोना है, सी कोना है, सभी जगह ABCD नहीं लिखे हैं, बस कैलकुलेशन जिससे हो जाए उतना ही हम ABCD लिखे, नहीं ज़्यादा यहाँ लेटर यूज़ करें तो कन्फ्यूजन होगा। A B C और D, ये D है। आप देखें एक हम लेते हैं विकर्ण डायगोनल। आपको पता है कि जब तिरछा यानी कि आमने सामने जो तिरछे कोने होते हैं जोड़ते हैं तो विकर्ण कहलाता है। इसको हम अलग से बना दिए। देखिए यहाँ पर ABC B पर 90 अंश कोण बनता है, क्योंकि प्रत्येक जो है हमारा फलक वर्गाकार है। तो यहाँ देखिए ABC B पर 90 अंश और AB बराबर BC बराबर A, प्रत्येक A, और साथ साथ में एक और त्रिभुज बना दिए हैं, समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर DAC। अब आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमको निकालना है R का मान, परमाणु त्रिज्या का मान, और परमाणु त्रिज्या का मान होता है किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, अर्थात उनके केंद्रों के बीच की दूरी। यहाँ देखिए D
डी देखिए, डी जो है डी सी के बीच में डी है, डी पर एक कण है और दूसरा बीच में है। आप देखिए इसके बीच की दूरी हो जाएगी हमारी डी, और क्योंकि सी डी स्मॉल डी का दुगना है सी डी, ये सी डी स्मॉल डी यानी कणों के बीच की दूरी दुगना है, कणों के बीच की दूरी 1 हो गई, फिर 2 हो गई। इस तरह से आप देखिए जो हमारा कह सकते हैं कि सी डी जो है इस 2 स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा, अर्थात स्मॉल डी कणों के बीच की दूरी हो जाएगी सी डी अपान 2, सी डी जो विकर्ण है अपान 2। और आर हमेशा से, आर की परिभाषा होती है गणितीय परिभाषा, हमेशा से किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी का आधा होता है। तो डी अपान 2, अर्थात आर निकालना होगा तो पहले हम स्मॉल डी निकालेंगे और उसी में हम देखें ए इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप, कोर की लंबाई अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। अब ज़रा हम देखते हैं कि ए सी कितना है। यदि हमको निकालना है, क्योंकि डी निकालना होगा सी डी चाहिए और सी डी निकालने के लिए हमको ए सी चाहिए, तो सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, अर्थात ए बी सी में ए सी बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग कर्ण में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब और आधार ए हैं स्मॉल, इसलिए ए सी जो हमारा कर्ण यहाँ पर है ए बी सी त्रिभुज में, ए सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, और अंडर रूट 2 रहेगा, ए स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, अर्थात ए सी बराबर अंडर रूट 2a हो जाएगा। अब फिर से समकोण त्रिभुज ले लिए डी ए सी, अर्थात डी ए सी, इसमें देखिए डी ए हमेशा क्या है, कोर है, स्मॉल ए है, और ए सी अभी निकाले हैं अंडर रूट 2a। अब हम इस समकोण त्रिभुज में जहाँ पे आप देखें यहाँ 90 अंश जहाँ कहीं कोण बनाते हैं ऐसे दिखाते हैं, उसको वक्राकार न दिखा के यहाँ पर कोना लगा के दिखाते हैं। अब देखें इसमें डी सी निकालना है, डी सी निकाल लेंगे तो हमको स्मॉल डी पता चल जाएगा। जब स्मॉल डी पता चल जाएगा उसी आधार पर हम आर निकाल लेंगे, परमाणु त्रिज्या निकाल लेंगे। अब देखें ए डी हमारा है कोर लंबाई ए सी क्या है अंडर रूट 2, अभी जस्ट निकाले हैं। अब देखें सी डी वर्ग बराबर ए डी वर्ग धन ए सी वर्ग, और सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए डी वर्ग अर्थात ए वर्ग प्लस ए सी वर्ग अर्थात अंडर रूट 2 ए होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें ए स्क्वायर अंडर रूट 2a होल स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कुल मिला के अंडर रूट 3a स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही रहेगा, और a स्क्वायर बाहर चला है, इसका वर्गमूल हो गया तो a हो गया, अर्थात सी डी का मान आ गया आपका अंडर रूट 3a। अब r बराबर हम पहले से ही जानते हैं, हमेशा ये r की परिभाषा हुआ करती है कि किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी का आधा, कणों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, बात वही हुई, यानी कि दो त्रिज्याओं यानी कि व्यास का आधा हो गया। तो निकटतम कणों के बीच की दूरी स्मॉल डी अपान 2। अब आप देखें यहाँ पर d बराबर है स्मॉल डी बराबर सी डी अपान 2, अर्थात d जगह पर सी डी अपान 2 रख दिए। अब अपान 2 है ही है, यहाँ पर d के स्थान पर सी डी अपान 2 रख दिए, अपान 2 है। अब सी डी का मान यहाँ से रख दिए, सी डी अपान 2 अर्थात अंडर रूट 3a अपान 2 हो गया अंडर रूट 3a अपान 4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि r यानी परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई किस केस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। इसमें देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बहुविकल्पी में पूछा गया, अगर कह दिया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निम्नलिखित में से r और a का संबंध कौन सा सूत्र व्यक्त करेगा, तो आप उसके हिसाब से लगाएंगे। अथवा जब कभी a का मान कोर की लंबाई दी गई होगी और
परमाणु त्रिज्या निकालना होगा, चाहे परमाणु त्रिज्या दी गई होगी, कोर की लंबाई निकालना होगा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी पूछता है कि दो कणों के बीच अगर परमाणु त्रिज्या अथवा कोर की लंबाई दी गई है तो कभी कभी पूछता है कि निकटतम, इस केस में निकटतम कणों के बीच की दूरी, इसमें उदाहरण देगा कभी KCl कभी NaCl, इस तरह से पदार्थ का नाम देगा। पदार्थ का नाम जो भी हो, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है वो भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो हम सूत्र यही लगाएंगे, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ देखें D, निकटतम कणों के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगी, R की दुगनी हो जाएगी। हमेशा से होता है R बराबर D/2, अर्थात D बराबर 2R। अब R का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा D = √3a/2, 2 गुणे R, R माने √3a/4। अब 2 से कट जाएगा, 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4। अब हो जाएगा हमारा D बराबर √3a/2, अर्थात जब कभी ये पूछे कि दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, D और A का संबंधी कोई प्रश्न पूछे, चाहे बहुविकल्पी चाहे आंकिक, आप कर लेंगे। A का मान दिया होगा D निकाल लेंगे, D का मान दिया होगा तो A निकाल लेंगे। अब आगे देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए आठों कोनों पर घटक कण होते हैं, साथ साथ में सभी फलकों के केंद्रों में स्थित होते हैं घटक कण। इस केस में देखिए D बराबर, सबसे पहले क्योंकि हमको R निकालना होगा तो हमेशा D का आधा होगा, R बराबर D/2 होगा, निकटतम कणों के बीच की दूरी स्मॉल d/2 होगा। सबसे पहले हम D ही निकालते हैं, और D बराबर यहाँ क्या है देखें ज़रा, निकटतम कणों की दूरी D जो हो जाएगी, देखिए ABCD ऊपरी फलक में 4 कोने और बीच में एक घटक कण, कुल 4 कोनों पर 4 घटक कण और एक बीच में मध्य में। और इसमें देखें ABCD 4 कोने हैं, बीच में है। अब A और C के बीच में 2 घटक कण हैं, यानी घटक कण स्मॉल d A से यहाँ तक हो जाएगा, फिर स्मॉल d यहाँ से मध्य से C तक हो जाएगा, अर्थात AC बराबर 2 गुणे स्मॉल d, AC बराबर 2 गुणे स्मॉल d, अर्थात D बराबर हो जाएगा AC/2, स्मॉल d, अर्थात AC बराबर 2D होगा और D बराबर AC/2 हो जाएगा। फिर देखिए हमेशा की तरह AC का मान निकालते हैं। यहाँ देखिए ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, एक तरह से ABCD वर्ग है किसी क्यूब का, जो है प्रत्येक फलक हमने बताया वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है। और जब विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण जो है 2 बराबर समकोण त्रिभुजों में बांटता है। अब ABC समकोण त्रिभुज में B पर 90 अंश बन रहा है, AB बराबर स्मॉल a, BC बराबर स्मॉल a, कोर लंबाई है। AC का मान निकालेंगे, निश्चित रूप से AC बराबर हो जाएगा √AB² + BC² बराबर √A² + A² बराबर, आप देखिए √2A² बराबर √2 × A। अब D बराबर हो जाएगा AC का मान √2A/2, ये हो गया। ये भी पूछता है कि कोर की लंबाई तथा किन्हीं 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी पूछ लिया, और D और A का संबंध है, इस पर आधारित प्रश्न अलग अलग तरह के प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे। और साथ साथ में अब R निकालना है, परमाणु त्रिज्या, यह D/2 होगा। D/2 क्या है, D की जगह पर हम लिख दिए √2A/2, D का मान है, देखिए यहाँ लिखा है √2A/2 D की जगह पर। और अब देखिए √2A/4 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा। और फिर अब देखिए ये क्या करते हैं, इसमें √2 × √2, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिए तो ऊपर हो जाएगा 2A/4√2। अब 2 दूनी 4 यानी कि A/2√2, A/2√2। कहीं कहीं पर देखिए सूत्र यह भी दे सकता है √2A/4, और कहीं कहीं पे A/2√2, इसलिए आप दोनों लिखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। या R बराबर √2
A/4। बात एक ही हुई। इनकेस यदि बहुविकल्पी प्रश्न होगा, मान लिया आंकिक प्रश्न है तो आप कोई भी लगाएं सूत्र, उत्तर उतना ही आएगा। लेकिन बहुविकल्पी में कभी कभी कह दे कि नहीं ये विकल्प दिया ही ना हो, आर और ए का संबंध का ये दिया हो, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का दूसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि अलग अलग टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं उसमें से प्रत्येक में औसत कितने परमाणु होते हैं इसकी गणना करना। आप देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोने पर 8 कोने कुल होते हैं, 8 कुल मिला के 8 परमाणु होते हैं। लेकिन यदि हम आपसे पहले ही बताए थे, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर बनाना मुश्किल होता है, ज़रा इसी तरह आप कल्पना करें, इसके दाएं तरफ, इसके बाएं तरफ, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके पीछे, इसके आगे, हर तरफ अगर यूनिट सेल को जोड़ दिया जाए, आप देखेंगे कि जो कोने पर स्थित है, प्रत्येक कोने पर स्थित है, इसका मात्र 1/8वां अंश, 1/8वां अंश एक यूनिट सेल में आएगा। अर्थात प्रत्येक कोने पर जो स्थित है परमाणु, इनका योगदान एक यूनिट सेल बनाने में 1/8वां होगा, यानी कि 1/8वां भाग ही एक यूनिट सेल में आएगा कि वो हो जाए 7/8 बाहर रहेंगे। यानी कि 1/8 जितने देखिए इधर एक, इस तरह से आप देखिए जितने हैं सब में 1/8 1/8 आप देखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से देखेंगे कि प्रत्येक कोनों पर स्थित जो है परमाणु, उनका केवल 1/8वां अंश, 1/8वां भाग ही एक इकाई सेल में आएगा। तो अगर एक का योगदान है 1/8 तो आठों का कितना भाग होगा? 1/8 × 8, यानी कि एक परमाणु औसत प्रत्येक कोनों पर जिस स्थित हैं उनका मात्र 1/8वां भाग अथवा अंश एक इकाई एक यूनिट सेल में है। इसलिए आठों कोनों पर 8 × 1/8 यानी कि 8 8 से कट गया, 1 हो गया। बॉडी सेंटर्ड में इसमें देखिए 8 कोनों पर होते हैं, तो कोनों पर प्रत्येक का योगदान होता है, यानी कि प्रत्येक का 1/8वां भाग एक यूनिट सेल में होता है। इस तरह से आठों कोनों पर स्थित जो है उनका कितना भाग होगा? 1/8 1/8 यानी कि 1/8 × 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोनों पर स्थित परमाणु है, इनके नाते इनका अंश कितना होगा? एक परमाणु का योगदान होगा। और मध्य में जो है वह तो केवल एक ही यूनिट सेल का है और किसी का नहीं है, वो मध्य में है। इस तरह से आप देखिए कोनों पर 8 कोनों पर स्थित है 1/8 करके, 1/8 अंश प्रत्येक परमाणु का। तो कोनों पर स्थित जो परमाणु हैं उनका योगदान, उनका अंश कितना होगा? 1/8 × 8 प्लस केंद्र में स्थित जो परमाणु है उसकी संख्या, वो पूरा पूरा इसमें है, इस 1 + 1 2। अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में औसत 2 परमाणु होते हैं, औसत है एक तरह से। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखिए आठों कोनों पर घटक कण, यहाँ पर परमाणु लेंगे, परमाणु होते हैं, और आठों कोनों पर जो 8 परमाणु हैं उनका मात्र प्रत्येक का मात्र 1/8वां भाग एक यूनिट सेल में है। इस तरह से आठों का योगदान हो जाएगा 1, यानी कि 1/8 × 8 1। अब प्लस जो फलकों पर आप देखें, फलक अगर कई यहाँ पर कल्पना करेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे आगे हर तरफ अगर यूनिट सेल जोड़ दिया जाए, आप देखेंगे प्रत्येक फलक पर जो स्थित है केंद्र में, उसका आधा एक में होगा, आधा दूसरे में होगा। इस तरह से 6 फलकों पर के केंद्र में 6 कुल परमाणु हैं। तो कुल मिला के जो फलकों के केंद्र में 6 परमाणु स्थित हैं उनका एक यूनिट सेल में मात्र आधा भाग है, यानी कि मात्र आधा अंश है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रत्येक
फलक के केंद्र में स्थित परमाणु का योगदान बराबर 1/2 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि आधा एक यूनिट में है, यूनिट सेल में है, आधा दूसरे में होगा। हम एक की बात कर रहे हैं। अब देखिए 8 कोनों पर परमाणु योगदान जो हो जाएगा, अब प्लस 6 फलक के केंद्रों में जो स्थित हैं परमाणु उनका योगदान, तो 1/8 × 8 1 हो जाएगा, और 1/2 × 6 कितने फलक हैं? 6 परमाणु हैं, और 6 × 1/2 3 हो, 1 धन 3 4 हो जाएगा। इस तरह से चाहे जो उदाहरण होगा, चाहे जिस पदार्थ का उदाहरण होगा, अगर वहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो कुल औसत 4 परमाणु होते हैं एक यूनिट सेल में। और सिंपल यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में चाहे जो पदार्थ होगा, केवल औसत एक परमाणु होता है एक यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड में 2 परमाणु होता है औसत। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम करें, तीसरा पैरामीटर है। इसमें फिगर बनाना बहुत ही कठिन है। आप देखें, इसकी कल्पना करेंगे, यदि यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके ऊपर नीचे अगल चारों तरफ यूनिट सेल को जोड़ दिया जाए, बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बना दिया जाए, तो हम देखेंगे प्रत्येक परमाणु हो चाहे घटक कण कोई हो, अणु हो, वह जो है उसके चारों ओर 6 अन्य परमाणु अथवा घटक कण होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी यूनिट सेल में अथवा क्रिस्टल में कोई घटक कण कितने अन्य घटक कणों से घिरा हुआ है, या उसके चारों तरफ कितने अन्य घटक कणों की संख्या है, वही संख्या ही। और क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक घटक कण पूरा बड़ा वाला बना दें, कई यूनिट सेल जोड़ दें, तो हम देखेंगे प्रत्येक घटक कण के चारों तरफ 6 अन्य घटक कण होंगे। बॉडी सेंटर्ड में 8 हो जाएंगे। बहुत क्लियर है। इसमें देखें, बॉडी में होता है, शरीर के केंद्र में होता है, और 8 कोनों पर हैं, यानी कि प्रत्येक घटक कण को 8 अन्य घटक कण घेरे हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का 8 हो जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें देखें क्योंकि फलकों पर होता है, कोनों पर होता है, यहाँ पर इस संरचना में प्रत्येक घटक कण 12 अन्य घटक कणों से घिरा होता है, और यही संख्या जिनसे कोई घटक कण अथवा प्रत्येक घटक कण जिन अन्य घटक कणों से घिरा हुआ रहता है, वही संख्या ही, उन्हीं घटक कणों की संख्या जो घेरे रहते हैं, उसी संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहते हैं। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी, जैसा कि हम जानते हैं, किसी पदार्थ की डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर क्योंकि किसी इकाई सेल का द्रव्यमान उसमें उपस्थित कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक कण होंगे तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और कम कण होंगे द्रव्यमान कम होगा। और यूनिट सेल, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका आयतन एक तरह से फिक्स होगा, लेकिन द्रव्यमान में घटक कणों की संख्या के आधार पर कम ज़्यादा हो सकता है। तो यूनिट सेल के लिए घनत्व जो हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान अपान यूनिट सेल का आयतन, और यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कुल कितनी संख्या है, और एक परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान में कुल परमाणुओं की संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट सेल का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। अपान यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक है, यानी घनी है, उसमें प्रत्येक कोर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है ए, उसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। परमाणुओं की संख्या हम जेड से व्यक्त करते हैं, और परमाणु भार अगर यम है, यम कैपिटल एम, और परमाणु भार होता है अवोगाद्रो संख्या में जब परमाणु लेते हैं उसके भार के बराबर, अर्थात एक परमाणु भार हो जाएगा कैपिटल एम अपान अवोगाद्रो संख्या। एक परमाणु भार गुणे परमाणु संख्या अपान आयतन। तो घनत्व रो आपका हो जाएगा जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। रो आपका घनत्व है, जेड आपका है प्रति इकाई यूनिट सेल में
एक यूनिट सेल में जो हम कंसीडर करेंगे उसमें घटक कणों अथवा परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु द्रव्यमान कैपिटल M है और A कोर की लंबाई है घन की, उसका आयतन A क्यूब हो जाएगा। N A अवोगाद्रो संख्या है। इसी तरह से अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया जाएगा, किसी प्रश्न में रहेगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या 1 ले लेंगे और द्रव्यमान दिया रहेगा और कोर की लंबाई दी रहेगी। देखिए इसमें ये परमाणु संख्या हम किस टाइप का यूनिट सेल है उसके हिसाब से निकालेंगे। अगर सिंपल है तो 1, BCC बॉडी सेंटर्ड है तो 2, फेस सेंटर्ड है तो 4, उस हिसाब से Z का मान लिखेंगे। इसको हमको याद रखना होगा प्रैक्टिस के माध्यम से। और परमाणु द्रव्यमान, अलग अलग परमाणु होंगे उसका द्रव्यमान अलग हो, एक परमाणु द्रव्यमान अलग होगा। और जैसे आपका कार्बन लेंगे तो उसका 12 होता है, लेकिन एक परमाणु द्रव्यमान 12 बटे कर देंगे क्या, एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या फिक्स होता है 6.023 × 10⁻23 और A कोर की लंबाई अलग अलग दिया रहेगा। इस तरह से Z कैपिटल M A N A तो पता रहेगा, दिया भी रहता है एग्जाम में। इन चारों कुल मिला के इस सूत्र में, घनत्व वाले सूत्र में 5 पैरामीटर हैं कुल, और जिसमें से कोई 4 ज्ञात होगा, 5वां निकाल लेंगे। और निकालने में N A तो निकालने को आएगा नहीं, Z आ सकता है निकालने को, M आ सकता है, A आ सकता है। कुल मिला के रो A Z M, ये N A तो पता रहेगा, ज्ञात रहेगा, और Z M A रो, इन चारों में से कोई 3 ज्ञात होगा, चौथा निकालना होगा। इसमें ध्यान देना होगा कि ये जो कोर है इसकी लंबाई कभी कभी पिकोमीटर, कभी कभी माइक्रोमीटर में अलग में देता है, और उसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन की बात है, बाद में बताएंगे आपको। इस तरह से आप देखिए एक घनत्व का सूत्र किसी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जो घनत्व का सूत्र है रो बराबर Z × M अपान A क्यूब × N A, इसमें से एक पैरामीटर अज्ञात रहेगा, बाकी सभी ज्ञात रहेंगे। हम सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे और इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है, अथवा न्यूमेरिकल आ सकता है कोई। सभी पैरामीटर्स दिए रहेंगे, एक को छोड़कर जो अज्ञात होगा उसको निकाल लेंगे गणना के माध्यम से। डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल अंतिम है पैरामीटर। डायमेंशन माने बीमाएँ। यूनिट सेल की बीमा जो है परमाणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करती है, को व्यक्त करती है। और हम सूत्र जानते हैं घनत्व बराबर Z × कैपिटल M अपान A क्यूब × N A। अब A क्यूब यानी कि A क्या होता है, कोर लंबाई, कोर की लंबाई हो जाएगा Z × M अपान रो × N A। A बराबर हो जाएगा इसका क्यूब रूट यानी घनमूल, इसका घनमूल हो जाएगा। इधर दोनों पक्षों का क्या घन लेंगे, घनमूल लेंगे, घनमूल लेंगे। ये घन था, अब घनमूल लिए तो A क्यूब से A हो गया, और इसका घनमूल लिए तो यहाँ पर अंदर, बाहर नहीं, ये जो अंडर रूट का निशान है इसके अंदर, इसमें तब एक क्यूब रूट हो जाएगा। इस तरह से जब कभी हमको A का मान निकालना होगा, यानी कोर की लंबाई निकालनी होगी, तो Z का मान, जिस तरह से आपका यूनिट सेल दिया होगा, आपका सिंपल है तो 1 लिख, बॉडी सेंटर्ड है तो 2 लिखेंगे, और फेस सेंटर्ड है तो 4 लिखेंगे। और इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे और उदाहरण देखें किताब से, और पहले सूत्र अच्छी तरह देखिए। थ्योरी बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। अगर थ्योरी आप अच्छी तरह तैयार करके मैच्योर हो जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखते देखते कर जाएंगे। और थ्योरी क्लियर करने के बाद सॉल्व एग्जाम्पल देखिए किताब का अच्छी तरह समझ के, तब आप जो है अनसॉल्व क्वेश्चंस देखिए। थ्योरी क्वेश्चन दोनों आपको परफेक्ट बनाएगा, और उसके बाद जो कोई प्रश्न नहीं आता है हम बाद में उसका हल प्रोवाइड करेंगे, आप मुझको सूचित करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मीट विद जे सर में भेज सकते हैं। स्टडी नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे।
वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।